हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बी फार्म सेकंड सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है ये, और +2 लेवल पे भी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते किसे हैं, इनका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, देन नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, कॉमन नोमेनक्लेचर कैसा होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होता है, और डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। फिर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते किसे हैं वो देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH ग्रुप। अब ये जो COOH ग्रुप है इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है। तो अगर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि ये COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो है RCOOH। तो COOH जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, और उसके साथ R जो है वो एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, या तो फिज़िकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, वो जनरली जो होती है वो डिपेंड करती है वो होती है ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसकी वजह से ही होती है। अब देखिए ये COOH जो है तो इसमें CO ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। ठीक है। तो इसी की वजह से इनकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेजेंट। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आ रहा है, तो अगर उसमें एक COOH ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। अगर 2 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। अगर 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए COOH ग्रुप जो प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, यहाँ एक है और यहाँ पे भी एक है। तो ये दोनों जो होंगे ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है अगर, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। जब नोमेनक्लेचर देखा जाता है तो नोमेनक्लेचर में एक कॉमन नोमेनक्लेचर होता है और एक IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। तो जो कॉमन नोमेनक्लेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो जो है वो जनरली डेराइव्ड होते हैं लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से, और वो इंडिकेट क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं ओरिजिनल सोर्स जो है एसिड का वो कौन सा है। अब जैसे HCOOH ग्रुप H जो है इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, CH3COOH को एसिटिक एसिड बोला जाता है, उसी तरह CH3CH2COOH को प्रोपियोनिक एसिड बोला जाता है। तो इसका सोर्स क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन से ही प्रोपियोनिक एसिड आ रहा है। उसी तरह 4 कार्बन एटम वाले हैं अगर, तो ब्यूटायरिक एसिड हो गया, ब्यूटेन से आ रहा है। तो सोर्स का पता चलता है। कॉमन नोमेनक्लेचर में जो कॉमन नेम जब देखा जाता है उससे ये होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर जब देखते हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें एल्केन का E जो लास्ट वर्ड है वो E को हटाकर ओइक एसिड लगा दिया जाता है, तो उसको एल्केनोइक एसिड बोल देते हैं। ठीक है। जो एल्केन है, एल्केन का E हट जाएगा और उसके जगह पे ओइक एसिड आ जाएगा, तो वो एल्केनोइक एसिड कहलाता है। अब जैसे देखिए ये HCOH, अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो इसका एल्कीन अगर होता एक कार्बन का तो उसका नाम क्या होता, मीथेन। अब ये एक कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मीथेन है तो मीथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसमें मीथेन का E हट गया और ओइक एसिड आ गया।
तो इसका नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। उसी तरह CH3COOH, अब 2 कार्बन एटम है इसमें, और 2 कार्बन एटम में एल्केन का नाम क्या होता है, इथेन। अब 2 कार्बन एटम है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। उसी तरह 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। तो जो भी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो उससे जो भी उसका एल्केन का नाम होगा, उस एल्केन के नेम में ई हटाकर ओइक एसिड लगा देना है। अगर 1 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर मिथेनोइक एसिड, 2 का है तो इथेनोइक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से नेमिंग होगा इसका। ठीक है। अगर ब्रांचिंग है तो अगर कोई लॉन्ग चेन हो रहा है तो हम पहले बहुत सारे ब्रांचिंग है कंपाउंड में, तो हम उस ब्रांच को लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे जिसमें आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है। अब जैसे इसमें ये भी चेन हो सकता है, ये भी चेन हो सकता है। ठीक है। तो ये वाले चेन में तो COOH ग्रुप नहीं है, लेकिन ये वाले चेन में COOH ग्रुप है। तो और ये भी एक चेन है जिसमें COH ग्रुप होगा, बट ये वाले चेन को चूज़ करेंगे तो 1 2 3 4 ही कार्बन आइटम आएंगे। अगर इसको चूज़ किया जाएगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम आते हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो चूज़ करना ही है, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी चूज़ करना है, और ये ध्यान में देना है कि COOH ग्रुप उस चेन में आना चाहिए। ठीक। उससे हमें ये पता चलेगा कि इसका पेरेंट नेम क्या होगा। ठीक है। अब पेरेंट नेम कैसे पता, अब जैसे इसमें 5 कार्बन एटम आ गए हैं, तो 5 कार्बन एटम में एल्केन में नाम होता है पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। अब इसमें जो ब्रांचिंग होगी, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, उसको भी उसके पोजीशन के साथ उसको एज प्रीफिक्स यूज़, मतलब वहाँ आपको नाम देना पड़ेगा। अब जैसे ये तो हो गया पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन एटम है इसमें। ठीक है। और नंबरिंग जो इसमें होगा वो ये ध्यान देना है कि नंबरिंग इस तरीके से हो कि जो COOH है वो हमेशा 1 नंबर उसको मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे COH यहाँ पे है तो ये 1 हो गया, तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। इस तरीके से नेमिंग यहाँ पर करना है। उसी तरह ये भी एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, 1 2 3, ये 3 कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट चेन इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कॉमन नोमेनक्लेचर तो सोर्स उसका बताता है, एसिड का सोर्स क्या है, और जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें पेरेंट नेम के लिए जो एल्केन है उसमें ई को हटाकर ओइक एसिड आपको लगाना है। तो इस तरीके से, और अगर उसमें ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन और फिर उसका नाम एज प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हम करते हैं, और हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि COOH का जो कार्बन है उसको फर्स्ट पोजीशन नंबरिंग जब करेंगे तो दिया जाएगा। ठीक है। इसलिए उसके पोजीशन को हम यहाँ लिखते भी नहीं है। जैसे पेंटेनोइक एसिड तो पेंटेन 1 ओइक एसिड होगा। ठीक है। लेकिन हम वो 1 लिखते नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो COOH का कार्बन है उसको फर्स्ट पोजीशन ही दिया गया है। ठीक है। इसलिए 1 पेंटेनोइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेंटेनोइक एसिड ही होगा वो। या फिर यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड है तो 1 प्रोपेनोइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोपेनोइक एसिड ही लिखेंगे हम। ठीक है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड। तो इसमें क्या है कि जैसे प्राइमरी अल्कोहल है उसका अगर
ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस मेथड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज किया जा सकता है। पहले प्राइमरी अल्कोहल will undergo oxidation in presence of potassium dichromate and sulfuric acid, and it will yield aldehyde, and that aldehyde will further undergo oxidation to give carboxylic acid। तो इस तरीके से ये सिंथेसिस हो सकता है। एंड दूसरा मेथड जो है वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CO2। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये एक रिएक्शन है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है वो है अल्काइल हैलाइड को मैंगनीज़ के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वो RMgX दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा हमें। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, CO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एडिशन प्रोडक्ट आपको पहले मिलेगा। देखिए RMgX और ये CO2 है तो RCOOMgX मिल गया आपको। ठीक है, फिर उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो RCOOH और MgOHX अलग से निकल जाएगा। तो ये आपका एसिटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्म यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किया जा सकता है। मतलब कि पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ ट्रीट करना है, उसके बाद एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड को एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जाएगा या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करते हैं तो उसके पे वहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। जैसे यहाँ RCN उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ COOH आ जाएगा और ये NH3 फॉर्म होके अलग एमोनिया निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अल्काइल साइनाइड जो है उसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कुछ भी करें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट एक मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। अब एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो जैसे यहाँ देखिए इथाइल एसीटेट ये एक एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस आप NaOH के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको मिलता है, अब NaOH के साथ करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा हमें। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो है उसको फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ इथाइल एसीटेट था तो आपका सोडियम एसीटेट मिला और सोडियम एसीटेट को HCl के साथ ट्रीट किया तो फिर हमें एसिटिक एसिड मिल गया। तो इस तरीके से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हो सकता है। तो पहले एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड आपका जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मेथड है हेलोफॉर्म रिएक्शन मेथड। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन मेथड में होता ये है कि मिथाइल कीटोन जो है, मिथाइल कीटोन को ये देखिए एक एग्जांपल है 2-ब्यूटेनॉन। तो मिथाइल कीटोन को जब हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो हेलोफॉर्म मिलता है। अब जैसे ये हेलोफॉर्म ही है एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। दीज सॉल्ट्स ऑन एसिडिफिकेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से भी सिंथेसिस हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जैसे ये देखिए 2-ब्यूटेनॉन है, इसको NaOH के साथ ट्रीट किया गया तो ये फिर CH3 CH2 COONA ये सोडियम सॉल्ट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया अलॉन्ग विथ CH3I। अब यहाँ पर तो ये तो हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब
इसको जब इसी को हैलोफॉर्म रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपको मिथाइल आयोडाइड बन रहा है, तो ये हैलोफॉर्म बनता है, इसलिए भी इसको हैलोफॉर्म रिएक्शन बोला जाता है। CH3I बन रहा है इसलिए बोलते हैं। अब इसका फिर जब रिडक्शन होगा तो फिर ये आपका एसिडिफिकेशन होगा, तो एसिडिफिकेशन होने के बाद जो ये करस्पॉन्डिंग एसिड है वो फॉर्म यहाँ पर हो जाता है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू भी एसिड का फॉर्म एसिड का सिंथेसिस हो सकता है। तो यहाँ कीटोन से एसिड फॉर्म हो रहा है। एक मेथड है कोच रिएक्शन, तो कोच रिएक्शन के थ्रू भी एसिड का सिंथेसिस किया जा सकता है। इसमें होता यह है कि व्हेन एल्कीन इज़ हिटेड विद कार्बन मोनोक्साइड, एल्कीन जब कार्बन मोनोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं अंडर स्टीम, हाई टेम्परेचर पे करते हैं, टेम्परेचर आपका 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। ये देखिए एक एग्जांपल है, ये इथीन है, इसको कार्बन मोनोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, स्टीम, ये H2O हाई टेम्परेचर पे है, स्टीम हो गया, और फॉस्फोरिक एसिड और ये टेम्परेचर है, तो अगर इसको ट्रीट करते हैं तो आपका ये प्रोपियोनिक एसिड बन जाता है। ये देखिए ये CH2 जो था वो CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, यहाँ से OH यहाँ कंबाइन हुआ और एक H जो है वो यहाँ आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल ये है प्रोपीन का, तो प्रोपीन के केस में होगा क्या कि यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा ये कि देखिए अब यहाँ से एक H निकल रहा है और एक OH, तो OH जो है वो तो ये CO के साथ कंबाइन करके COH बना लेता है, ठीक है, तो ये CO के साथ OH कंबाइन करेगा, एक H जो निकलेगा वो इस CH2 जो है इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पे वो कंबाइन होगा। अब यहाँ पे कंबाइन क्यों होगा, उसके लिए भी रीज़न है कि अगर यहाँ पे H कंबाइन होता है, H+ कंबाइन होता है, तो यहाँ जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अगर H जो है वो अगर ये बीच वाले कार्बन पे कंबाइन होता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा, तो हाइड्रोजन जो है वो इस टर्मिनल कार्बन पे आकर अटैच करेगा। अब हाइड्रोजन जो है वो अगर यहाँ पे अटैच हो रहा है तो जो OH बचा वो मीन्स ये जो CO होगा वो CO आपके इस मिडिल कार्बन से अटैच होगा, तो CO यहाँ अटैच होगा, तो फिर देखिए आपको ये 2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड ही फॉर्म होगा। तो इस तरीके से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस किया जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स थे जिसके थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो इस लेक्चर में फिर इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं, एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस इन लेबोरेटरी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो थैंक यू वेरी मच।